A very beautiful morning, my dear students. Today our topic is lesson number 4 of geography. आज हम रीड कर रहे हैं। आज हम 141 पेज का जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स टॉपिक है आज हम वो रीड करेंगे। देखिए, यानी कि उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर फाउंड ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एक्सटेंडिंग अप टू द ट्रॉपिकल हॉट ड्राई डेजर्ट. They occur in the interior of the continents on the western side of the land masses. They are found in Sudan, तंजानिया, केन्या, जाम्बिया ऑफ अफ्रीका। तो ये कहता है कि जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं भूमध्य रेखीय वर्षा वनों के दोनों ओर पाए जाते हैं, जो उष्णकटिबंधीय गर्म शुष्क रेगिस्तान तक फैले हुए हैं। वे भूस्वामियों के पश्चिमी भाग पर महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। वे अफ्रीका के सूडान, तंजानिया, केन्या, जाम्बिया में पाए जाते हैं। हेयर दे आर नोन एज द, आगे देखिए, सावना ग्रासलैंड्स। यहाँ पे इनको जो है सवाना घास के मैदान के रूप में जाना जाता है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन ब्राजीलियन हाईलैंड्स, ब्राजील एंड ऑर्निको बेसिन ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका एंड इन नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया. They are known as Campos in Brazil, Llanos in Venezuela and Parkland in Australia. ये जो है ब्राज़ील के हाईलैंड्स, ब्राज़ील और दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला के ऑर्निको बेसिन और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। उन्हें ब्राज़ील में कैंपोस, वेनेजुएला में लेनोस और ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड के नाम से जाना जाता है। अब उससे पहले जो हमारा एक टॉपिक ये बीच में रह गया, इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसमें देखिए क्या है। द ओल्डेस्ट लिविंग ट्री इज़ प्रोबेबली ए Bislicon pine in western USA. It is over 4,300 years old. The tallest tree in the world is the giant sequoia, which can grow up to a height of 90 meters. इसमें जो है रोचक तथ्य हमें ये कह रहा है कि सबसे पुराना जीवित पेड़ शायद पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बिस्लेकॉन देवदार का है। यह 4300 वर्ष से अधिक पुराना है। दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ विशालकाय सिकोया है, जो 90 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकता है। क्या तुम्हें इस बात का मतलब, क्या आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है, इंटरेस्टिंग फैक्ट में यही चीज़ें बताई जाती हैं जो हमें पता लगभग नहीं होती। तो ये कहता है कि और होती हैं तो वो देखिए, अब जैसे इसने बताया है इस तरीके से वो दी होती हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब उसके बाद है डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, टॉल ग्रासेस ग्रोइंग अप टू 3 to 4 meters इन हाइट इन द सावना ग्रासलैंड्स आर नोन एज एलिफेंट ग्रासेस. सो ये कह रहे हैं कि सवाना घास के मैदानों में 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ने वाली जो लंबी घास है उसको एलिफेंट ग्रास के रूप में जाना जाता है. द हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर एंड मॉडरेट टू लो रेनफॉल सपोर्ट्स ग्रोथ ऑफ ग्रासेस एंड फ्यू scattered trees like एकाइसिस एंड बेबुल्स का जो पेड़ होता है। वन्य जीवों के बारे में ये घास के ये कहता है कि पूरे वर्ष उच्च तापमान और मध्यम से कम वर्षा बबुल और बोबाब जैसे पेड़ों का समर्थन करती है. These grasslands abound in wildlife and were famous as game country among hunters. Presently, through government efforts, hunting is prohibited. These areas are famous for wildlife safaris. Cattle and sheep rearing is found in some areas of these grasslands, while some areas have been cleared for agriculture. तो वन्यजीवों के बारे में ये घास के मैदान और शिकारी के बीच खेल देश के रूप में प्रसिद्ध थे. वर्तमान में सरकारी प्रयासों के माध्यम से शिकार पर प्रतिबंध है. ये क्षेत्र वन्यजीव सफारी के लिए प्रसिद्ध है. कृषि के लिए कुछ क्षेत्रों में मवेशी और भेड़ पालन पाया जाता है. ये था हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. अब हम बात करते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स की. टेम्परेट ग्रासलैंड्स यानी शीतोष्ण घास के मैदान. These grasslands are found in the interior of the continents in temperate regions. These areas have hot summers and very cold winters. Rainfall is moderate. The temperate grasslands are known as prairies in North America, steppes in Eurasia, pampas in South America, velds in South Africa, and downs in Australia. Short nutrients grasses grow well in these areas. Trees are practically absent. Wheat, maize, oats belonging to the grass family are widely cultivated in these grasslands. Cattle and sheep rearing are important economic activities of these grasslands. तो ये कहते हैं कि जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, ये घास के मैदान समशीतोष्ण क्षेत्रों में महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं. इन क्षेत्रों में जो है गर्मी और बहुत ठंडी सर्दी होती है. गर्मी होती है बहुत और बहुत ठंडी सर्दी होती है. वर्षा जो है मध्यम होती है. समशीतोष्ण घास के मैदानों को उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, यूरेशिया में स्टेप्स, दक्षिण अमेरिका में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में
जो है वेल्डस और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। कम पौष्टिक घास इन क्षेत्रों में अच्छी तरह से विकसित होती है। पेड़ व्यवहारिक रूप से अनुपस्थित होते हैं। घास परिवार से संबंधित गेहूं, मक्का, जई इन घास के मैदानों में व्यापक रूप से खेती की जाती है। मवेशी और जो भेड़ पालन है, इन घास के मैदानों की महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियां हैं, मतलब भेड़ पालना यहाँ की आर्थिक गतिविधि है। उसके बाद बात आती है डेजर्ट वेजिटेशन की, यानी कि डेजर्ट वेजिटेशन में आती है रेगिस्तानी वनस्पति। The hot deserts of the world are located on western sides of the continents in the tropics. They include the Sahara Desert and the Kalahari Desert of Africa, the Atacama Desert of South America, the Arizona Desert of USA, Arabian Desert, Thar Desert of India, and Southwest Australian Desert. Vegetation is negligible in these areas due to the scanty rainfall and scorching heat. Only drought resistance xerophytic plants like cacti can grow here. Date palms grow in the ashes. ये कहता है कि दुनिया के गर्म रेगिस्तान उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित हैं। इनमें सहारा रेगिस्तान और अफ्रीका का कालाहारी रेगिस्तान, दक्षिण अमेरिका का अटाकामा रेगिस्तान, अमेरिका का एरिजोना रेगिस्तान, अरब का रेगिस्तान, भारत का थार रेगिस्तान और दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तान शामिल है। फिर जो भीषण वर्षा होती है चिलचिलाती गर्मी के कारण, भीषण वर्षा और चिलचिलाती गर्मी के कारण इन क्षेत्रों में वनस्पति जो है नगण्य है, मतलब ना के समान है। केवल कैक्टी जैसा सूखा प्रतिरोधी जेरोफाइटिक पौधे यहाँ पे उग सकते हैं। खजूर के पौधे ओसिस में उगते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो खजूर होता है ना वो ओसिस में उगता है। उसके बाद बात आती है बच्चों, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है इंडिया नेचुरल वेजिटेशन दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए माउंटेन वेजिटेशन है। इसकी में देखिए आप माउंटेन वेजिटेशन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिड्यूज फॉरेस्ट है, थोर्न फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है। यहाँ पे जो ये साइन दिखाए गए हैं जैसे माउंटेन वेजिटेशन का दिखाया गया है डॉट डॉट है, और तो एरिया ऐसा जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे जो है माउंटेन वेजिटेशन है। जैसे कि देखिए माउंटेन वेजिटेशन है यहाँ पे, ये जो एरिया दिखाया गया है अफगानिस्तान के अपोजिट है बिल्कुल। इस एरिया में जो है माउंटेन वेजिटेशन मिलती है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसे यहाँ पे है बांग्लादेश और भूटान के, इंडिया के इस साइड है, बैक साइड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में। सो ये दिखाए गए हैं बच्चों चित्र के द्वारा। उसके बाद है बच्चों टुंड्रा वेजिटेशन, डेजर्ट वेजिटेशन भी ऊपर दिखाया गया चित्र में। इन द पोलर रीजन्स नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स and snow restricts plant growth. Mosses, lichens, and some dwarf flowering shrubs grow during the short summers, especially around lakes. और तो ये कहता है कि इन द पोलर आर्कटिक सर्कल के उत्तर में ध्रुवीय क्षेत्रों में बेहद कम तापमान और बर्फ पौधे के विकास को रोकते हैं। ठीक है, छोटे ग्रीष्मकाल जो है गर्मी जो है छोटे ग्रीष्मकाल के दौरान विशेष रूप से झीलों के दौरान काई, लाइकेन और कुछ बोने फूल वाले जो है ये शुल्क उगते हैं। और पोलर एरियाज ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया हैव टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। पोलर एरियाज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के ध्रुवीय में टुंड्रा प्रकार की वनस्पति है। इस टाइप की जो वेजिटेशन है, दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इन फाउंड इन हायर altitudes of mountains as meadows, pastures and alpine grasslands. Some short barks, junipers and willow trees are also grow in the tundra region. तो ये कहता है कि इस प्रकार की वनस्पति पहाड़ों की ऊंचाई पर घास के मैदान, चरागाह और अल्पाइन घास के मैदानों में पाई जाती है। टुंड्रा क्षेत्र में कुछ छोटे बिर्च, जूनिपर्स और विलो पेड़ भी उगते हैं। उसके बाद बात आती है नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। India is a vast country with diverse climate and varied topography. Difference in temperature and rainfall in its various parts have resulted in different types of natural vegetation. The flora of our country is diverse, ranging from those found in the tropics to that of the Arctic regions. ये कहता है कि जो भारत की प्राकृतिक वनस्पति है, भारत विविध जलवायु और विविध सलामती वाला एक विशाल देश है। इसके विभिन्न भागों में तापमान और वर्षा में अंतर के कारण मतलब तापमान में भी अंतर है और वर्षा में भी अंतर है हर जगह पे, के कारण विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है इंडिया में। हमारे देश की वनस्पतियाँ विविधतापूर्ण हैं, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले आर्कटिक क्षेत्रों से लेकर हैं। भारत की जो प्राकृतिक है, द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 मेन टाइप्स, नेमली जो इसको जो है भारत की प्राकृतिक वनस्पति को मुख्य 5 प्रकारों में बांटा गया है। जैसे मुख्य प्रकार में बांटा गया है, फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट,
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल डेसिड्यूज फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, थॉर्नी बशीज एंड स्क्रब्स इन डेजर्ट एंड एरिड रीजन्स, कांटेदार झाड़ियाँ और रेगिस्तान और शुष्क क्षेत्रों में झाड़ियाँ, टाइडल वेजिटेशन और मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी ज्वारीय वनस्पति या फिर मैंग्रोव जो वन है, माउंटेन वेजिटेशन और पर्वतीय वनस्पति दिखा में 5 चीज़ों में बांटा गया है। ट्रॉपिकल डेसिड्यूज यहाँ पे दिखाए गए हैं, देखिए फॉरेस्ट दिखाया गया है, मानसून फॉरेस्ट होता है ये। थॉर्नी बशीज एंड स्क्रब्स ये देखिए इस टाइप का होता है वन, ठीक है। और उसके बाद दिखाया गया है यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट ऑफ द सुंदरबन जो है ना वो मैनग्रोव फॉरेस्ट का है। देखिए उसके बाद है कॉनिफरेंस फॉरेस्ट इन द हिमालय में इस टाइप का मिलता है। 5 टाइप के बताए थे यहाँ पे। उसके बाद बात आती है बच्चों कन्वर्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट की मतलब जो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट कि हम वेजिटेशन वनस्पति और वनों का कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं, कैसे संरक्षण कर सकते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड हेल्प मेंटेन बैलेंस इन द एनवायरनमेंट, yet reckless destruction of trees have wiped off many valuable forest areas from the face of the earth. With the increase in population, forests have been cleared to provide land for settlements, cultivation, industries, and development projects. Unplanned timber and fuel wood collection have also affected forest cover. Huge areas of forest have vanished from West European countries. The rainforest of the Amazon basin, or slabs which are called the lungs of the earth, are also being removed at an alarming rate. These large scale deforestations are leading to grave environmental problems like soil erosion, silting of water bodies, leading to floods, decrease in rainfall, and gradual spread of deserts. The grave problem of global warming due to rising level of carbon dioxide in the atmosphere is also connected with decreasing forest cover. Forest fires due to natural causes like lighting, as well as forest fires caused by human carelessness and कॉलेसनेस ऑफन डिस्ट्रॉय वैल्यूएबल फॉरेस्ट लैंड। तो ये कहता है कि नेचुरल जो वेजिटेशन है फॉरेस्ट है उनको कंजर्व करने के लिए जो ये बताया गया है इसमें क्या है देखिए, प्राकृतिक वनस्पति और वनों का संरक्षण वन प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं, ठीक है। अगर इनको बचाया जाए तो ये बहुत आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। फिर भी पेड़ों के लापरवाह विनाश ने पृथ्वी के चेहरे से कई मूल्यवान वन क्षेत्रों को मिटा दिया है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ जंगलों को बस्तियां, खेती, उद्योग और विकास परियोजनाओं के लिए भूमि प्रदान करने के लिए, ठीक है, भूमि वगैरह प्रदान करने के लिए इनको जो है काटते जा रहे हैं, मंजूरी दे दी गई है इन सब चीज़ों की। अनियोजित लकड़ी और ईंधन की लकड़ी के संग्रह ने भी वन के कवर को प्रभावित किया है। पश्चिम यूरोपीय देशों से जंगलों के क्षेत्रों को गायब कर दिया गया है। अमेज़न बेसिन या सेल्टस के वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, उन्हें भी खतरनाक दर पर हटाया जा रहा है। ये बड़े पैमाने पर वनों की कटाई से मिट्टी के कटाव, बाढ़ के कारण जल निकाय की सिल्ट, वर्षा में कमी और रेगिस्तानों के क्रमिक प्रसार जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो रही हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर के कारण ग्लोबल वार्मिंग की गंभीर समस्या भी घटते वन आवरण से जुड़ी है। प्रकाश के साथ साथ प्राकृतिक कारणों से जंगल की आग और साथ ही मानव की लापरवाही और कॉल्स के कारण होने वाली जंगल की आग अक्सर मूल्यवान वन भूमि को नष्ट कर देती है। तो इसीलिए हमें जो है कंजर्व करके रखना होगा हमारे नेचुरल वेजिटेशन और फॉरेस्ट को, क्योंकि इनके बिना जीवन पृथ्वी पे आगे संभव नहीं होगा। सो आज हमने ये 143 पेज तक रीड कर लिया बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।